अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने वाली हूँ वो वॉइस ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो नहायत ही शफीक शख्सियत हैं, नहायत ही शफ़क़त फरमाने वाले इंसान हैं और मेरे सीनियर्स, मेरे उस्ताद और उस्तादों के उस्ताद, मैं चाहूँगी कि वो स्टेज पर आएँ और इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। दावत देती हूँ डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब को कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, डॉक्टर साहबान, लेडी डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और पैरामेडिक्स, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मौसम की तल्खी के बावजूद तशरीफ़ लाए। हमारा आज का जो टॉपिक है, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे बात करूंगा इसलिए कि प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है, तो डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं ताकि हम अपने टाइम पे इस प्रोग्राम को जो है वो मुकम्मल कर सकें। हमारा आज का टॉपिक है इनफिलिटी या इनफर्टिलिटी। ये वो टॉपिक है कि जो इस वक्त हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा नीड बना हुआ है। अगर हम इसकी उर्दू टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इनफर्टिलिटी को उर्दू में लफ्ज़ बांझपन से याद किया जाता है, और अगर इंतहाई सादा ज़ुबान में, आम ज़ुबान में बात करें तो हम इसे कह सकते हैं कि औलाद का ना होना, बे औलादी या हमल का ना ठहरना। अगर तो ये कॉन्सेप्ट मेल में मौजूद होता है तो इसे इंतहाई सादा ज़ुबान में कह दिया नामर्द, कि मर्द जो है वो नामर्द है, यानी औलाद पैदा करने के लायक नहीं है, एबिलिटी नहीं है उसके अंदर। और इसी तरीके से अगर फीमेल में अगर ये कंडीशन पैदा हो तो उसे इनफर्टाइल जो है लेडी का नाम दे दिया जाता है, बांझ खातून का नाम जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन इनफर्टिलिटी बेसिक जो है वो डिसेबिलिटी ऑफ द रिप्रोडक्शन है, यानी रिप्रोडक्शन की डिसेबिलिटी का नाम जो है वो इनफर्टिलिटी रखा जाता है। अच्छा, जब डिसेबिलिटी की बात की जा रही है या लफ्ज़ रिप्रोडक्शन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो रिप्रोडक्शन खुद क्या है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है एबिलिटी टू बर्न बेबीज लाइक पेरेंट्स, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी पेरेंट्स के तरह से औलाद का होना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया है पेरेंट्स, तो पेरेंट्स जाहिर सी बात है कि एक का नाम नहीं है, बल्कि एक से ज़्यादा, ये दो का नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कम से यानी दो जेंडर का होना ज़रूरी है, और वो जो दो जेंडर्स हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट होना ज़रूरी है। दो अपोजिट जेंडर्स का होना जो है वो ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन के लिए दो अपोजिट जेंडर्स का होना ज़रूरी है। दो जेंडर्स हैं लेकिन दोनों ही अपोजिट हैं। अब अगर वो अपोजिट हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनके अंदर जो बेसिक लाइफ रिप्रोडक्टिव सेल है वो भी अलग अलग होगा। जब दो अलग जेंडर्स के कम्बिनेशन से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो इट मीन्स के दोनों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल है, बेसिक रिप्रोडक्टिव सेल है, वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसे पर्टिकुलर नाम दिया जाता है स्पर्म्स का, और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसे पर्टिकुलर नाम दिया जाता है ओवा का। अब जब हमने दो अलग अलग नाम रखे हैं तो जाहिर है कि इनको बनाने की कोई फैक्ट्रीज भी होंगी। तो स्पर्म्स की बनाने की जो फैक्ट्री है वो कहलाती है टेस्टिस, क्योंकि स्पर्म्स का ताल्लुक जो है वो मेल से है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेल के अंदर
टेस्टिस वो ऑर्गन हैं कि जिनको हम स्पर्म्स की फैक्ट्री नाम दे सकते हैं। और इसी तरीके से अगर फीमेल की बात की जाएगी कि फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल की प्रोडक्शन जो है उसकी जिम्मेदारी किस पर है या वो फैक्ट्री कौन सी है, तो उसका नाम दिया जाता है ओवरी। ओवरीज के अंदर जो है ओवा प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर हम इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं तो इट मीन्स या तो स्पर्म्स प्रॉब्लम होगा या ओवियम प्रॉब्लम होगा। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल में स्पर्म्स मेन कॉज है, लेकिन सिर्फ स्पर्म्स नहीं, स्पर्म्स जो है वो एक कॉम्बिनेशन के अंदर होते हैं जिसे सीमेंस कहते हैं। तो अगर मेल का सीमेन एनालाइज करा लिया जाए और उसे दोबारा से एक नॉर्मल हालत में कर दिया जाए तो मेल का प्रॉब्लम कमोबेश कवर हो जाता है। यानी मेल के अंदर अगर इनफर्टिलिटी की बात करें तो उसका 40% रोल जो है वो मेल की तरफ होता है और 60% रोल जो है वो फीमेल की तरफ होता है। तो फीमेल में मेल में जो 40% रोल है उसका 30% जो मेन रोल है वो इस सीमेंस का ही है कि अगर उसका सीमेंस नॉर्मल कर दिया जाए तो उसका 30% रोल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कमोबेश मेल के अंदर सीमेंस एनालाइज कराने के बाद अगर उसे नॉर्मल कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि मेल का जो इन फर्टिलिटी का प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुकम्मल हो गया। लेकिन फीमेल में चूँकि 60% रोल होता है तो वो जो 60% है वो सिर्फ ओवा या ओवरी तक नहीं रुकता, लेकिन जाहिर सी बात है कि मेन जो उनके यहाँ भी कैरेक्टर है वो ओवरीज ही है। अब ओवरीज में क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के कॉज के लिए, या वो कौन से असबाब हैं कि जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि खातून के अंदर जो है वो बांझपन की अलामत जो है वो आ चुकी हैं। तो पहली बात तो ये कि जब ओवा उनका मेन सेल है तो ओवा की प्रोडक्शन का होना ज़रूरी है, ओवा की प्रोडक्शन का होना ज़रूरी है। अब होता यह है कि फीमेल में बाज़ औक़ात ओव्यूम्स बनते ही नहीं हैं। ये कंडीशन अगरचे बहुत कम होती है कि ज़ीरो उनके यहाँ प्रोडक्शन हो, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है कि उनके यहाँ ओव्यूम सिरे से बने ही नहीं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि उनकी ओवरी कंप्लीट तौर पर जो है वो साइलेंट है या कंप्लीट तौर पर डेड है। अगर ओव्यूम प्रोड्यूस हो रहे हैं जो उसका रोल है तो फिर ये देखा जाएगा कि उन ओव्यूम्स की मैचुरेशन भी हो रही है या नहीं, वो अपनी ग्रोथ भी ले पा रहे हैं या नहीं। यानी उन ओव्यूम्स की ग्रोथ का होना भी ज़रूरी है। देखिए हर दफ़ा आम तौर पे ये होता है कि ओवरीज में से बनने वाले जो ओव्यूम्स हैं उनमें से एक या एक से ज़्यादा एक दो जो है वो ग्रोथ अच्छी लेते हैं, और यहाँ तक कि जब पीरियोडिक साइकिल जो है वो स्टार्ट होने का 12वां 13वां या 14वां दिन होता है तो 12वें से 14वें दिन तक आम तौर पर ओव्यूम जो है या ओवा जो है वो मैच्योर हो जाता है। तो देख लिया जाएगा कि पहले ये देखा जाएगा कि ओव्यूम्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, उसकी अलग दवा। फिर ये देखा जाएगा कि ओव्यूम्स मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसकी अलग दवा। फिर अगर ओव्यूम मैच्योर तो हो रहा है लेकिन उसे मैच्योर होने के बाद ओवरी से बाहर निकलना है, ओवेरियन सेक्स से बाहर निकलकर उसे यूट्रस में पहुंचना है। तो अगर वो वहां से उसे बर्स्ट करने में कामयाब नहीं होता तो ये एक और प्रॉब्लम है। यानी फीमेल के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि ओव्यूम्स पैदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सेकंड ये कि वो मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, थर्ड ये कि वो एक्सक्रीट आउट भी हो रहे हैं या नहीं, उसमें से अपने ओवरी के सैक में से बाहर भी निकल रहे हैं या नहीं। फिर बात यहाँ तक भी नहीं रुकती। ओवा जब ओवरी से बाहर आता है तो बाहर आने के बाद भी उसे यूट्रस तक पहुंचने के लिए एक पैसेज यूज करना पड़ता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक पैसेज यूज करना पड़ता है
उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं और वो है ओवेरियन ट्यूब। तो उस ट्यूब के जरिए वो यूट्रस में पहुंचता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो ट्यूब जो है उनमें कोई डैमेज आ सकता है या वो ब्लॉक हो सकती हैं और ओवा को नीचे आने से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं और ओवा नीचे नहीं पहुंचेगा। देखिए, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है ओवा का स्पर्म्स के साथ मिलना ज़रूरी है। अब वो तो फैलोपियन ट्यूब में ही ब्लॉक हो गया। जब फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक हो गया तो जाहिर सी बात है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, इनफिनिटी कॉज हो जाएगी। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ओवरीज की ट्यूब में, ओवेरियन ट्यूब में तो कोई मसला नहीं है, फर्ज किया ओवरी ट्यूब्स भी सही हैं, यानी ये सारे प्रोसेस जो है आपने ठीक कर ली है, लेकिन प्रेगनेंसी फिर नहीं हो रही। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यूट्रस जहां आकर ओवा ने अपनी ग्रोथ लेनी है, जहां वो स्ट्रक होना है, स्ट्रक होने के बाद उसने वहां से अपने लिए जो ब्लड लेना है या डाइट लेनी है या ऑक्सीजन लेनी है, वो सिस्टम उसका प्रॉपर है या नहीं, वो स्ट्रक हो सका है या नहीं। अब अगर यूट्रस की इंटरनल लेयर जो है, एंडोमेट्रियम जो है, अगर वही इनफ्लेम है तो फिर भी सबब ये आएगा कि उसके लिए ग्रोथ लेना पॉसिबल नहीं होगा, वो स्ट्रक नहीं हो सकेगा, और स्ट्रक हो भी जाए तो अपनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले सकेगा। ग्रोथ नहीं लेगा तो फिर इनफिनिटी का जो कॉज है वो अपनी जगह पर मौजूद होगा। तो अब आपको एंडोमेट्रियम को ठीक करना पड़ेगा। फर्ज किया एंडोमेट्रियम भी ठीक हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो अब हमने ये देखना होगा कि यूट्रस का जो माउथ है, जिसको सर्वेक्स कहते हैं, यूट्रस का जो मुंह है, जिसका बाहर की तरफ जो ताल्लुक है वो वेजाइना से है, तो क्या वो अपनी नॉर्मल हालत में है या वो भी इन्फ्लेम है। बाज़ औक़ात ये होता है, और आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि जी वो बच्चेदानी का मुंह बंद है जी, ऑपरेशन होगा जी, ये एक ट्रेंड बन गया आजकल। वो बच्चेदानी का मुंह जो है स्ट्रक, वो जो बच्चादानी कहा जा रहा है वो यूट्रस को कहा जा रहा है। यूट्रस को बच्चादानी कहते हैं आम जुबान में, और बिल्कुल ही आम जुबान में ओवरी का नाम लें तो उसे हम अंडादानी या बैजादानी कहते हैं। इसीलिए खातून जब डॉक्टर के पास आती है तो उसे उसकी ज़ुबान में बात याद होती है, तो वो आकर बताती है कि जी मुझे तो डॉक्टर ने बताया है कि आपकी जो अंडादानी है उसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम आया हुआ है। आमतौर पे सिस्ट का प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है। तो वो कहती हैं जी, वो कहते हैं कि जी यहाँ पर जो है रसोलियाँ बन गई हैं और वो पानी की रसोलियाँ हैं। लफ्ज़ रसोली ज़रा तल्ख लफ्ज़ है, और सिस्ट जो है, सिस्ट थैली है बेसिक तो, और यकीनन एक्वा की या लिक्विड की थैली है सिस्ट। तो सिस्ट भी कॉज बनता है। अगर ओवरीज के अंदर सिस्ट हो, एक या एक से ज़्यादा, मल्टीपल हो या सिंगल ओवेरियन सिस्ट हो, दोनों ही कॉज बनते हैं प्रोडक्शन में। तो हम बात ला चुके थे कि यूट्रस के अंदर जो है अब ओवियम जो है वो पहुंच गया है, और यूट्रस की वॉल्स जो है, एंडोमेट्रियम जो है वो इन्फ्लेम थी, वो भी ठीक हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि सर्वेक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी उसके मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर्वेक्स पे आमतौर पर क्या होता है कि वहाँ कोई ना कोई नोड बन जाती है। वो नोड रेजिस्टेंस करती है दो तरीकों से, या तो यह है कि सर्वेक्स को स्ट्रक कर देती है, ब्लॉक कर देती है, एक काम होता है, या ये होता है कि वो सर्वेक्स को बंद होने ही नहीं देती, यानी उसकी उस नोड की वजह से, वहाँ बनने वाली एक गुठली की वजह से जो है, या कोई एब्सिस बन गया है वहाँ पर, जो कि सिफिलिस साइकोसिस में होता है, कोई वहाँ पर सिस्ट वो बन सकता है।